नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो लॉकडाउन के बाद नए नए चीज जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय और भारत सरकार देगी वो कल से लागू होगा। मतलब आज रात के 12 बजे से लागू हो जाएगा। उस पर चूंकि हमारे और आपके मतलब की बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली है, तो उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। वो उन्हीं उन्हीं चीज़ों को छूट मिला है जो कंपनियां या जो लोग चाहे हैं कि इसकी छूट मिले, वो हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज बात करने से पहले एक जरूरी सूचना, आप सबको पता ही चल गया होगा, हालांकि किसी समाचार चैनल पे ये नहीं चला है, मुझे मालूम नहीं है कि खबर पुष्ट है कि अपुष्ट है, लेकिन ये एक खबर तैर रहा है। मैं चाहता हूं कि उस पर आपका राय लूं। अगर आप इस विषय में कोई सत्यता से अलग जानकारी रखते हो तो कृपया मार्गदर्शन करिएगा। मित्रों, महाराष्ट्र में के एक जगह पर 2 गेरुआधारी लोगों का पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि इस समाचार की सत्यता को मैं नहीं जानता कि ये समाचार सत्य है कि असत्य है। वो उस स्थिति में हुआ जब वहां पर पुलिस वाले भी थे। 2 गेरुआधारी को एक उग्र भीड़ ने पीट पीट करके मार दिया। क्यों मारा, क्यों, किस हालात में उनकी हत्या की गई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस ने उन लोगों पर मुकदमा किया नहीं किया, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, एक बात की जानकारी है कि ये मॉब लिंचिंग के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मरने वाले लोग गेरुआधारी थे, मतलब हिंदू धर्म से थे, और मारने वाले लोग का धर्म का भी पता नहीं है। मारने वाले तो विधर्मी ही होंगे, उनका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किसी भी धर्म को हृदय के अंतःकरण से मानते तो वो किसी का हत्या नहीं कर पाते। एक और बात है कि अभी नसरुद्दीन शाह के बच्चों के प्रति नसरुद्दीन शाह को कोई चिंता नहीं है। उनके बच्चे कहीं से कोई घबराहट नहीं है। आमिर खान की बीवी भी देश छोड़कर के दुबई जाने की सलाह नहीं दिया है। ओमपुरी तो जहन्नुम में ही चला गया, उसका सूचना भी नहीं मिला को क्या सोच रहा है, क्योंकि जहन्नुम में अभी तक किसी मोबाइल कंपनी ने अपना नेटवर्क फाइबर बिछाने की टेंडर नहीं दिया है, तो ओमपुरी का वर्जन नहीं मिल पाया है। लेकिन आमिर खान अभी वो इसी में है। उसकी बीवी को कोई खतरा नहीं है। उसकी बीवी ने अभी तक कोई ऐसा नहीं बताया कि भाई अब आपको ये देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के ही एक शहर में पीट पीट करके हत्या हुई है। आप घबराएं ना ही। नसरुद्दीन शाह को कोई चिंता है। कौन जात के हो भाई पूछने वाले पत्रकार महोदय भी इस विषय पर मौन है। कुछ नकारे जा चुके लोग जो अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बकवास जारी करते हैं, उन लोगों को भी कहीं से कोई मॉब लिंचिंग का आशंका नहीं नजर आया, इसलिए कि मरने वाला गेरुआधारी है। मित्र, मैं अमूमन हिंदू मुसलमान करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं चाहता भी नहीं हूं कि मामले को हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन आज का हेडिंग है कि आ अब लौट चले। ये राज कपूर के फिल्म का गाना नहीं है, ना ही एक सिनेमा का नाम है। ये सिनेमा है कि एक शब्द है कि हम अपने रूट को, मतलब हम अपने रूट को पहचाने और वहीं लौट करके चले। मित्रों, बड़ा मुझे गौरव होता है कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम धर्म का विरोधी हूँ, नहीं, मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ और बाकी सभी धर्मों का इज्जत करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ तुलनात्मक अध्ययन तो बताना पड़ेगा ना, हिंदू का और किसी और धर्म का। मैं किसी और धर्म में नहीं जाता, मुझे पता ही नहीं है। मैंने हिंदू धर्म का ही पूरा अध्ययन नहीं किया, तो किसी और की क्या बात करूं। मैं अपने धर्म की बात करता हूं। मित्रों, हमारे अपने धर्म में शादी हो, श्राद्ध हो, जन्मदिन हो, जनेऊ हो, जो भी शुभ काम हो, नहीं तो ऐसे भी साल 6 महीना पर हमारे मिश्रा जी सुन रहे हैं, बताते मैं पूजा पाठ करवाते रहिएगा। आदरणीय द्विवेदी जी सुन रहे हैं, आप भी लोग कहते रहते हैं, या आपके पूर्वज कहते हैं भाई कुछ दान पुण्य करते रहिएगा, पूजा पाठ करवाते रहिए, बाबू साहब आपके घर में सुख शांति रहेगा। मतलब आप सब लोग ये सलाह देते रहे हैं हम लोगों को कि पूजा पाठ हवन वगैरह कुछ होता रहे। हम इसको मान लें कि ये पंडित जी लोग अपने कमाने का जरिया करते हैं, 1% मान लेते हैं, लेकिन उसका फायदा जान लीजिए तो आपको पंडित जी की कमाई बिल्कुल दिखेगी ही नहीं। मित्रों, अब ये विज्ञान में प्रमाणित हो चुका है कि हिंदू धर्म में किया गया हवन से कई जीवाणु विषाणुओं का खात्मा हो जाता है।
ये आसपास के पर्यावरण को शुद्ध करने में काम आता है। अब तो आजकल जब से ये कोरोना का वायरस हुआ है, डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि कपूर की को जला करके घर के कोने कोने में रखिए, उसमें अजवाइन जला दीजिए, फला फला का वो सब बता रहे हैं। मैं उस चीज़ का लिस्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर गलत आ जाए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो उसका दोषी माना जाऊंगा मैं। इसलिए जो चीज़ का ज्ञान मुझे नहीं, मैं नहीं करूँ, बट कपूर उपूर को अपने घरों में जलाइए, ताकि उससे वायरस नहीं, आपकी श्वास नली ठीक रहेगी। ये आयुर्वेद का एक विशेषज्ञ टीवी पर आया था, कह रहा था कि कपूर का धुआं को वो लेकर के आप अपने श्वास में लीजिए, उससे श्वास नासिकाएं ठीक होती हैं। इन सब चीजों के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म में हमें पहले बताया गया था कि हम लोग भोजन ना नंगे बदन करते थे, वस्त्र उतार करके। हमारे धर्म में अभी भी कई परिवारों में जूता घर के बाहर उतार करके अंदर जाने का रिवाज है। मतलब हम जूता लेकर के पूजा घर में नहीं जाते, जूता लेकर के रसोई घर में नहीं जाते, जूता लेकर के शयन कक्ष में नहीं जाते। मतलब जो जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर हम जूता पहन करके नहीं जाते हैं। आज भी ये हमारे हिंदू धर्म के परंपरा में है, बताया गया है। उसको लोग अनपढ़ता बताते और मूढ़ता बताते हैं। वो सब लोग मूढ़ हैं, ये अब प्रमाणित हो चुका है। क्योंकि आज ही डॉक्टर बता रहे थे कि जब आप इस एक पूछा पत्रकार ने कि भाई इसमें हम क्या क्या करें, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप बाहर से आए तो जूता उतार दीजिए, बढ़िया से हाथ पांव को धोइए, मुंह हाथ को धोइए, उसके बाद घर में प्रवेश करिए। अगर संभव हो सके तो वो वस्त्र भी उतार दीजिए जो आप बाहर से पहन करके आए हैं। हम यहाँ पर ये बता दें कि डॉक्टर आज बता रहे हैं, हमारे पूर्वज पहले ही कहते थे कि जब गांव बाहर से आप आ रहे हैं तो हाथ पांव धो के ही अंदर आइए। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो फुआ के यहाँ, मामा के यहाँ या कहीं कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, तो ये घुटने से नीचे तक पूरा दबा दबा करके फुआ हमारी पाँव धोती थी। वो बड़ा अच्छा लगता था, मतलब बहुत वो लगता था, आनंद देता था कि पाँव धुल रहा है, हाथ पाँव मुंह हाथ पूरा धुलवा करके तब फुआ कोई खाने पीने की चीज देती थी। आते आज की तरह से चाय और बिस्कुट नहीं दे दी जाती थी, कोई गंदे हाथ से बिस्कुट आइए मुंह में खाइए और चाय पीजिए, ये हमारे रूट में नहीं था, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं दिया था। हमारे पूर्वज दिए थे कि आप कहीं से आए तो पहले हाथ मुंह धोइए, अगर संभव हो सके तो पूरा नहा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। हमारे पूर्वज बताते थे कि वस्त्र उतार करके खाइए। उनकी विज्ञान में यही सोचता हूं कि हम अभी कुछ पढ़ ही नहीं पाए, मतलब उनके पाषाण में भी हम नहीं बन पाए, तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही सिद्ध कर दिया था। क्या वो हमसे ज्यादा विद्वान थे? उनका विज्ञान का हमसे बहुत ज्यादा था, या उनका अनुभव ही उनका विज्ञान था? ये सोच करके मन इतराता है और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से शीश झुक जाता है। अब आप इसमें हिंदू मुसलमान ना करिए, लेकिन मैं नहीं देखता कि किसी भी धर्म में किसी भी काम पर, चाहे जनेऊ हो, जन्मदिन हो, मरण दिन हो, शादी हो, या बीच बीच में भी हवन करने का कार्यक्रम बताया गया है। हमारे कमलेश मिश्रा जी तो खैर अब मुंबई फिल्म में डायरेक्शन का काम करते हैं, बट नाम से मिश्रा है ना, तो इनके पूर्वज भी हम लोगों को बताते रहते हैं भाई पूजा पाठ करवाते रहिएगा, आपके दीन दशा ठीक रहेगा। दीन दशा एक्चुअली आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत करना था। आप स्वस्थ रहें, इसीलिए आपके बड़े बुजुर्ग, चाहे वो आपके बाबा दादा हों या आपके पंडित जी ही क्यों ना हो, जो आपको कहते थे कि भी हाथ पांव मुंह धोया कर। जब हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे तो आधुनिक लोग कहते थे बेवकूफ आदमी है, हैंडशेक नहीं करता। अब अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का चार्ल्स हैंडशेक से तौबा कर रहा है, कह रहा है जी नमस्ते ही ठीक है, भारत की संस्कृति है। आज हिंदू धर्म नहीं मानने, मतलब हिंदू धर्म वाला ना इजराइल कह रहा है कि मेरा दोस्त भारत नमस्ते कर रहा है, हम भी नमस्ते करेंगे। आप देखिए हमारे पूर्वजों ने कितना बढ़िया बता रखा है। हमारे पूर्वजों ने बुजुर्गों के सामने शास्त्रांत दंडवत का बोला हुआ था कि दंडवत करिए, सूर्य नमस्कार करिए। आज रामदेव कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करिए, ये सबसे बड़ा योग है। उस वक्त रामदेव का जन्म भी नहीं हुआ था जब हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार परंपरा है कि नहा धोआ करके सूर्य को नमस्कार करिए, सूर्य को जल दीजिए, तब भोजन ग्रहण करिए। मित्रों, जब हम अपने रूट से पिछड़ेंगे, रूट को छोड़ करके दूसरे का चाल चलन और रहन सहन अपनाएंगे, तो वही हाल होगा जो एक पंछी का होता है। वो हंस का चाल सीखने गया तो अपना ही भूल गया और कूद कूद करके चलता है। हम लोग भी उसी में है, ना तो हम बढ़िया से अंग्रेज हो पाए और ना ही हम हिंदुस्तानी सभ्यता को अपना पाए। हम बीच वाले आ गए हैं। तो बीच में कोई भी नहीं होता, चाहे वो भगवान त्रिशंकु बीच में हो या इंसान का वो बीच वाला हो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ?
बीच में नहीं होना चाहिए, या तो इधर के रहिए या उधर के रहिए। आज मेरा यही अनुरोध है कि आप बैठे हैं, बहुत लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, अब उनके पास लिखने पढ़ने का समय है, क्योंकि बॉस का चिक नहीं, या अपने मातहत को डांटने का झंझट नहीं, काम पर जाने का मतलब नहीं, तो आप घर में बैठे हैं। जैसे मैं अभी टीवी और बीबी के अलावा कुछ अपने पुराने रूट को पढ़ रहा हूं, और सबसे ज्यादा माध्यम बढ़ रहा है कमलेश मिश्रा जी, आपको बताऊं, पुरानी फिल्में। क्योंकि देखिए, मैं कहूं कि मैं कोई वेद ग्रंथ पढ़ गया, नहीं, मैं कोई गुरबाणी, रामायण, गीता या उपनिषद पढ़ रहा हूं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बेमतलब आप मेरे घर में झांकने नहीं आते। लेकिन मैं कहूं कि जो मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं, नहीं, उपनिषद पढ़ने की मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। हिंदी अंग्रेजी तो बड़ा मुश्किल से समझता हूं, उपनिषद जैसी महान ग्रंथ क्या समझ पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरी फिल्में, जो पहले की फिल्में हैं, वो फिल्म का मैं देख रहा हूं कि हमारी कल्चर क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, उनमें दिखाई जा रही है। या कुछ डॉक्यूमेंट्री में देख रहा हूं, कुछ पार्लियामेंट के बहस में देख रहा हूं, कुछ और भी स्रोत है, कुछ पत्र पत्रिकाएं जो हमारे हैसियत की हैं, जिसको मैं पढ़ समझ सकता हूं, उसके माध्यम से अपने रूट को जब छूने का प्रयास कर रहा हूं, तो फिर से एक बार अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से सिर झुक जाता है कि हे महामानव, आप लोग कितना आगे थे। मित्रों, हमारा भारत देश सभी धर्मों का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम किसी एक धर्म को मान करके बाकी धर्मों का अनादर करें, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो मेरा धर्म है हिंदू, उस धर्म के मुकाबले में मैं किसी और धर्म को देखता हूं तो मेरा पलड़ा भारी लगता है। जय हो भारत महान, जय हो हिंदू। मित्रों, कोरोना की महामारी में हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हिंदू मुसलमान पर बांटने की जरूरत है। जरूरत इस बात को है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि अभी ये चिंतन मनन का समय है। मैं इसीलिए पहले कहा कि आप अपने रूट को पहचानिए, पढ़िए, समझिए, विचित्र के माध्यम से, जो माध्यम आपका हो। आप जो ये आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी इतने हैं, अपने मुकेश तिवारी जी, एम.के.टी. तिवारी जी हैं, वो सब लोग पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। कई लोग हैं, राघवेंद्र भी पढ़ा लिखा आदमी। ये सब लोग के पास बहुत से माध्यम है। अब राघवेंद्र तो कंप्यूटर का मास्टर आदमी है, तो गूगल पर पढ़ सकता है। लेकिन राघवेंद्र, ये ध्यान रखना, गूगल पर फेक चीजें भी होती हैं, तो गूगल पर अक्षरशः भरोसा मत करो, वेद पर भरोसा करो। जो पुस्तकों में, जो रामचरितमानस में लिखा है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, या और कई है, उपनिषद में लिखा है, या कई लोग ग्रंथे लिखे हुए हैं, उस पर तुम पढ़ो, समझो। या हमारे बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो, देखो कि उन लोगों ने कितना, हालांकि मदन मोहन मालवीय की जीवनी तो मैं पढ़ा हूँ बहुत पहले से, क्योंकि वो हमारे यहाँ के थे, तो उसमें तो कुछ अलग नहीं था। तो राघवेंद्र, इन लोगों की जीवनी पढ़ो कि कितनी मुश्किल समय में, कितना, जैसे अभी 17 तारीख को श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का जन्मदिन था। अब तुम हमारे पूर्वज ही हैं, तुम उनके विषय में पढ़ो कि एक साधारण आदमी, जो एक साधारण परिवार से आते हैं, जिनके परिवार में, गांव में प्रधान बनने की भी कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनके परिवार का कोई गांव का प्रधानी लड़ने की भी सोचा हो, उस घर का बेटा सीधे प्रधानमंत्री बन गया। कैसे बना, वो एक आपको मोटिवेशन देगा। उनकी चरित्र को जो पढ़ेंगे, उनकी जो वो पढ़ेंगे, उनकी जो यात्रा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जब उनको पढ़े तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ें, फिर बहुत दूर जाना है तो मंगल पांडे की पढ़िए, कि अंग्रेजों के सिपाही रहते हुए वो पंडित जी का जब दिमाग गर्म हुआ कि अरे यार, ये तो हमारा रूटे खराब कर रहा है, तब जाकर के पहली आज़ादी का बिगुल फूका और बम फोड़े। वो पहला धमाका था अंग्रेजों के दिमाग में, झन्नाता हुआ गया, जो अंततः 1942 में भाग के ही उनको चुकाना पड़ा। उनको पढ़िए। मतलब हिंदू, मुस्लिम, जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया तो फलाना लोगों ने कोरोना फैला दिया, इससे नहीं होगा, क्योंकि इससे वैमनस्य बढ़ेगी। मैं कहूंगा तो मेरे मन में जमातियों के प्रति ईर्ष्या बढ़ेगी, जमाती का हमारे प्रति ईर्ष्या बढ़ेगा कि यार, ये रोज 10 बजे आता है और जमाती चिल्लाता है, समाचार वाले क्या कम थे, जो ये फिर राकेश परमार भी बोलता है। इससे मैं कहता हूँ कि कुछ और मतलब एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को बताना चाहता हूँ। चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ,
दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, उनको वापस भेजने और ले जाने का कोई समुचित व्यवस्था सरकारें नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू लॉकडाउन। लेकिन उन लोगों के भोजन का भी व्यवस्था सरकारें नहीं कर पा रही हैं। आज 3-4 दिन से एक लड़के का फोन आया, जहांगीरपुरी के एक पंप हाउस में फंसा हुआ है। मेरे बलिया का वो लड़का है, वो आया था गांव से दिल्ली घूमने के लिए। उसका मन आया, वो टीवी में दिखाऊंगा ना जहांगीरपुर में ये हुई, तो वो जहांगीरपुरी की तरफ जिस दिन गया था उसी दिन कर्फ्यू का अनाउंस हो गया। वो लड़का यहाँ से समाचार पर अपडेट था नहीं। वो 22 तारीख को उसको वहां पर बोल दिया कि कर्फ्यू है, पुलिस वाले पीट के अंदर भर दिया। वो जाए तो कहाँ जाओ, तो गलियों में घूमने वाला था। खैर एक पंप हाउस में शरण लिया और पंप हाउस में बैठा था। पैसा उसा जो लेके आया था 100-500 रुपया खर्च हो गए। वो मेरे को फोन किया तो मैं बोला कि ये सरकार रोज केजरीवाल कह रहे हैं कि लंगर बट रहा है, ये बट रहा है। बोला चाचा कुछ नहीं बट रहा है, जो पैसा था वो खर्च हो गया, 50-60 रुपया हो गया। चाचा क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला रुको, पैसे की तो मदद तुमको कर देंगे, लेकिन वहां जहाँ रहे हो वहां क्या व्यवस्था है। बोला अब ये पंप वाले का भी मेरे वजह से मन लग रहा है, क्योंकि ये भी अकेले पंप ऑपरेटर है। एक मैं हूं तो कह रहा है भैया तुम्हारे वजह से हमारा मन लग रहा है, हमारे पास क्या है कि तुम लूट के चले जाओगे, और तुम्हारे पास क्या है कि मैं लूट कर रख लूंगा। हम दोनों गरीब लोग हैं, आपस में बनाए खाएं, कम से कम एक दूसरे को देख करके मन तो लगेगा। तो उसमें दोनों का फायदा है। उसको अकेले मन नहीं लग रहा था और ये अकेले जाता कहाँ। लेकिन केजरीवाल जी से मेरा अनुरोध है, जहांगीरपुर इलाका टोटल रेड जोन घोषित हो चुका है। वहां पर बाहर के लोगों का आना और जाना दोनों ही प्रतिबंध हो गया है। लेकिन वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जहांगीरपुरी पंप स्टेशन पर कोई मेरी बात सुनता है सरकार तक पहुंचाए। वहां 2 लोग भोजन के बगैर मर रहे हैं, उनके पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और केजरीवाल रोज टीवी में आके कहते हैं हमने इतने लाख लोगों का भोजन का व्यवस्था कर दिया, इतने लाख लोगों का भोजन का व्यवस्था कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि भोजन जिनको चाहिए उनको नहीं दिया। फोटो सेशन के लिए 2-4 आदमी को भोजन दिया जाता है, जब कैमरा ऑफ खाद्यान्न वितरण ऑफ। क्योंकि जितना भोजन का लिस्ट अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उतना दिल्ली की आबादी भी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टीवी पर जितना जमात की गिनती दी जाती है उतने में दिल्ली की आबादी पूरी हो जाएगी। और वो जा करके, हाँ उत्करा जी नमस्कार, मैं बीच में पढ़ूंगा, पहले अपनी सारी बातें रख लूँ आप लोगों के बाद, फिर आप लोग आएगा। उत्कर्ष मिश्रा जी आप अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रहेगा। आदर प्रेमनाथ द्विवेदी जी भी लिख रहे हैं, मैं पहले सारी बातें कह लूँ, उसके बाद जो जो जरूरी जो मुद्दा आज मैंने सोचा था कि कहूँ उस विषय पर पहले बात हो जाए। मित्रों, दिल्ली की सरकार हो या यूपी की सरकार हो या बिहार की सरकार हो या किसी देश की सरकार हो, कोरोना वायरस की महामारी में संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकबंदी का अगला चरण ना बढ़े, तो कृपया कम से कम आप अपने 2 चरणों जो आपके पास है उनको रोक के अपने दहलीज के अंदर ही रखिए। सरकार अगली चरण नहीं बढ़ाएगी। सरकार को अगली चरण बढ़ाने पर मजबूर तभी होना पड़ेगा जब आप उसके बताए नियमों का उल्लंघन करेंगे और अपनी चरणों को बेमतलब विचरण कराएंगे, तभी जा करके सरकार आप अरे बाप, आदरणीय दीदी को सादर प्रणाम। मेरा तो सौभाग्य ही खुल गया कि मेरी दीदी आज हैं। सादर प्रणाम दीदी। मैं तो क्या कहूँ, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आदरणीय दीदी मेरी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। सादर प्रणाम दीदी। मित्रों, आपको द्विवेदी जी जानिए, आदरणीय रश्मि सिंह जी मेरे को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ये परम आदरणीय शंकरदयाल सिंह जी जो एक बहुत ही जाने माने लेखक थे, मैं उनको सांसद तो बेचारे बन गए, उनकी उपलब्धि सांसद की नहीं है। मेरे लिए सबसे आदरणीय शंकरदयाल सिंह जी की उपलब्धि है कि वो लेखक थे, मतलब लिखने पढ़े, वो पढ़ने लिखने वाले जमात के लोग, तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखा, कई किताब लिखा है, और इन सब के साथ साथ वो सांसद भी बन गए हैं। ये उनका अलग से एक डिग्री है। आदरणीय शंकरदयाल सिंह जी, उन्हीं की पुत्री जो अभी उत्तर दिल्ली नई निगम में डिप्टी कमिश्नर हैं, वो नई दिल्ली नगर निगम के सचिव के रूप में जो उन्होंने दिल्ली में काम किया है वो पूरी दिल्ली की जनता जानती है। आज भी उनके नई दिल्ली में काम किए कामों को याद करती है। आज उत्तर दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के रूप में आप अपना सेवा दे रहे हैं, और उत्तर दिल्ली के लोग धन्य हैं कि आप जैसा
महागुणी महाप्रतापी डिप्टी कमिश्नर ग्रुप में है। मैं आदरणीय दीदी को सादरभाव करता हूँ। मित्रों, बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल के खाना बांटने की। उसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, ये जो जगहें हैं जहाँ की लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, उसमें किया क्या जाए, थोड़ी देर में इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, सबसे पहले आवागमन पर तो टोटल रोक लगे, मैं इसके पक्ष में हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके घर पहुंचाने का निर्णय लिया, मैं उस निर्णय का समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता। उससे और बढ़िया होता कि आदरणीय योगी जी जो 250 बस भेजे थे ना वहां, उस 250 बसों में खाद्यान्न लेकर के जाते और अपना एक अधिकारी स्तर के आदमी को वहां रख देते कि एक काम करो, ये लड़के हॉस्टल में रहते, क्योंकि मेरी बेटी भी कोटा में रही है। वो होता कि 5 मंजिल 6 मंजिल मकान है, उसमें 100-500 बच्चे रहते हैं, एक मेस बना हुआ है, उसमें खाना खाते हैं। हालांकि वहां तो 2-2 घरों में भी 2-2 लोग रहते हैं कोटा में, इस तरह का भी व्यवस्था है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता अगर योगी जी खाद्यान्न वहां जाकर के दे जाते। वहां ये भी कर सकते थे, योगी जी तो बहुत महाप्रतापी आदमी है, वो एक घर को किराए पर ले लेते और रसोइयों का व्यवस्था करते, 100-200 लोगों को ले करके जाते कि भाई खाना बनाओ, खाना पैकेट होगा और रोज सवेरे उन विद्यार्थियों को पहुंच जाएगा। जितना योगी जी ले आने और ले जाने में खर्चा किए, उससे कम व्यवस्था में उन बच्चों का वहां पर खाने पीने का व्यवस्था हो जाता और वो पढ़ते भी। असल में जिस काम के लिए गए थे वो काम भी होता। योगी जी लेकर के आ गए। अब उसका परिणाम जानिए। पहले वो बच्चे एक बस में आए, उनको आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली सही मे बी कि कोई अगर एक इन्फेक्टेड हो तो पूरा बस के लोगों पर खतरा बढ़ गया। दूसरा, वो लड़के अब अपने घर में आएंगे तो क्वारंटाइन में रहेंगे 15 दिन तक। 15 दिन तक मेंटल टार्चर सहेंगे वो बच्चे, मतलब खुशी में अपने माँ बाप से मिल नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, तो और बुरी स्थिति होगी ना कि सामने है, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि लौकतवा लेकिन भेंटत नहीं, मतलब ये सामने है लौकतवा लेकिन भेंटत नहीं वाला सीन आ जाएगा। आदरणीय योगी जी को ये चाहिए था कि उन बच्चों को बुलाने के जगह उनके यहाँ खाना पहुंचाने का अगर व्यवस्था कर देते, किसी हायर अथॉरिटी के अफसर की व्यवस्था कर सकते थे। जिस तरह से वहां पर अभी मनरेगा के माध्यम से आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं और अभी सचिव हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मनरेगा वालों के डायरेक्ट बैंक में पैसा भेजने का काम किया। आप काम करें ना करें, ये पैसा आपके खाते में जाएगा। जितना बढ़िया, मतलब इतने सदृढ़ लोग उनके मतलब ये नवरत्न उनके यहाँ पड़े हुए हैं। मनोज कुमार सिंह जी, साया उन्नीस अवस्थी जी हैं और कई लोग हैं जो आजकल योगी जी के नवरत्नों में से हैं। उनमें कईयों का काम बड़ा सराहनीय है और योगी जी की जो टीम अभी हमने अखबार में देखा था, बड़ी काबिले तारीफ टीम है। मतलब तो उसमें आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी जैसे लोगों का ड्यूटी लगाया जा सकता था। कहा जा सकता था कि आप जिस तरह से मनरेगा के मजदूरों तक पैसा पहुंचाने में आपने जितनी बढ़िया काबिलियत का परिचय दिया है, उसी काबिलियत का परिचय दीजिए कोटा में बने विद्यार्थियों का भोजन पहुंचाने में। मुझे लग रहा है कि श्री मनोज कुमार सिंह जी सक्षम अधिकारी थे, क्योंकि वो दिल्ली में भी रहे हैं और मतलब उन लोग के पूरे केंद्र सरकार का अनुभव है और उनके केंद्र के अनुभव का राजस्थान में भी फायदा मिलता, क्योंकि जब वो केंद्र में सचिव थे तो वहां पर राजस्थान के अफसरों से संपर्क रहा होगा उनका। और आईएएस लोग तो वैसे भी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में ट्रेंड होते हैं, हर लोग एक दूसरे का बैच से दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो वो मुझे लगता था कि ज्यादा फायदेमंद होता अगर योगी जी उन बच्चों का भोजन पहुंचाते, ज्यादा दुआ पाते, बच्चे निश्चिंत होकर के तैयारी करते और उसमें से आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर बनने जिस बनने के उद्देश्य से हो गए थे उनमें पूर्ति होती। योगी जी ने जो किया वो बड़ा बढ़िया किया, मैं उनके काम की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन इससे भी बढ़िया होता अगर योगी जी बच्चों को बुलाने के जगह उनको वहीं पर ठहराने की व्यवस्था करती, क्योंकि देखिए वो बच्चे आ गए। अब ये जिस तरह की सीन चल रहा है, कोई भी माँ बाप उन बच्चों को वापस उस भीड़ में नहीं पहुंचाता। उसमें से मैं भी एक पिता हूं। मेरा बेटा तो पढ़ने नहीं, बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर गया, नौकरी करता है विप्रो जैसी प्रतिष्ठान में। मैं और मेरी पत्नी परेशान हो गए। मैं बोला जल्दी आ जाए, हम आ जाएंगे तेरे यहाँ, जल्दी आ। वो बोला पापा यहाँ बिल्कुल ठीक है। पर उसके बाद मम्मी ने कमान संभाला। उसने बोला ये ले टिकट तेरे को भेज देती, मैं उतर रही हूँ, लैंड करूंगी बेंगलोर एयरपोर्ट पर, आ जाएगा तो ठीक ना, पैदल चले आओगे।
अब उसके माँ पेटों के संवाद हुआ, हार्ट अटैक भी हुआ, थोड़ा बहुत जो माँ बच्चों में होता है। अब बेटा बोला मम्मी आपने भी मतलब टिकट बर्बाद किया, मैं आ रहा हूँ। फिर वो 19 तारीख को हमारे यहाँ से जाने का था, वो बेचारे 19 तारीख को वहां से टिकट ले, मम्मी देख टिकट ले लो, शाम को मेरा जहाज लैंड करा, मैं आ जाता हूँ। तो चूंकि हमारा डर था कि हमारा बेटा है, इकलौता बेटा है, अकेले बाहर है, तो हर माँ बाप का ये डर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन फिर भी योगी जी को चाहिए था कि बच्चों को बुलाने की जगह बच्चों के भोजन का व्यवस्था कराते तो ज्यादा बढ़िया था। लेकिन फिर भी योगी जी के उस राजनीतिक निर्णय को मैं सलाम करता हूं, जिसमें वो त्वरित एक्शन लेते हैं, चाहे वो मुरादाबाद में पुलिस और डॉक्टरों पर पिटाई का एक्शन का रिएक्शन हो या कोटा से बच्चों को बुलाने का। दोनों ही मामलों में जोगी जी बधाई के काबिल हैं। जोगी जी और उनके पूरे नवरत्नों को मैं एक बार पुनः सादर प्रणाम करता हूं, जिसमें उनके सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी भी हैं, उनको विशेष प्रणाम। मित्रों, अब जोगी जी के बाद और राज्यों पर दबाव आ गई, खासतौर से जोगी जी के जो रिश्तेदार राज्य है, मतलब वो हमारा कहना पड़ेगा, मैं यूपी के है तो अयोध्या की रिश्तेदारी जनकपुर में ही होती है और जनकपुर बिहार में है। तो जो हमारी, जैसे मेरा ही ससुराल बिहार में है, मेरे पिताजी का ससुराल बिहार में था, मेरे बाबा का था, तो ये सब रिश्तेदार लोग हुए ना, तो यूपी बिहार का सोचना पड़ता है। अब बिहार के नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ गया है। नीतीश कुमार ना तो योगी जी वाला बोल्ड निर्णय ले रहे हैं कि बच्चों को बुला ले, और ना ही जो मैं सुझाव दे रहा हूं कि अगर बुला नहीं रहे तो कम से कम खाना तो पहुंचा सकते हैं। आपका अपना एक विधायक अपने बेटी को लेने के लिए कोटा चला गया, 2500 किलोमीटर का सफर करके गाड़ी चला करके, तो काहे नहीं वो विधायक जो अपने साथ एक ट्रक सामान लेके चले गए कि बेटी तो मेरी आ जाएगी, बाकी लोगों के लिए मैं 4-4 पैकेट चावल का आटे का दे दूंगा। कम से कम उनके जो बिहार के विधायक श्री अनिल सिंह जी को चाहिए था ना कि 50 पैकेट दलिया ले जाते। दलिया तो दूध में उबालो और खा जाओ, रेडी टू यूज वाला फूड है। लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन पता न, जब भी कोई आपदा आती है ना, उनका सुशासन कहां चला जाता है, मैं इस शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता, क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू किसने उनका नाम रखा मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि उनको किसी भी आपदा में उनका ना तो शासन दिखता है ना सुशासन दिखता है। नीतीश कुमार, आप पर यह कलंक है, जितना जल्दी धोएंगे आपकी राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक है। हालांकि कोरोना आपको कितना कल पाएगी ये तो आने वाला भविष्य जानेगा। आप कुछ भाग्यशाली लग रहे हैं, क्योंकि चुनाव टलने के चांस है, क्योंकि जिस समय आपके यहाँ चुनाव है, कोरोना में चुनाव की भीड़ को मेरे ख्याल से डॉक्टर और राजनीतिक पार्टी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि कोरोना जाएगा भी तो उसको पलट के आने का खतरा है। ये पूरा साल 2020 भीड़ भाड़ को अलाउ नहीं करेगा, तो शायद आपको कुछ बोनस मिल जाए, लेकिन कब तक बकरी की मां खैर मनाएगी, ये हमारे यहाँ गाँव में कहा जाता है। खैर मित्रों, कई लोगों ने मुझे अपना सुझाव दिया है, मैं चाहता हूं कि उस पर सब लोगों का सुझाव का मैं पढ़ूं। उत्कर्ष मिश्रा, मैं भी नहीं करता जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। क्या नहीं करते? राघवेंद्र, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत होगी तो न करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्वप्रथम नमस्कार। हाँ उत्कर्ष मिश्रा जी नमस्कार। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि मंगल पांडे के बाद चीतू पांडे के बारे में भी अवश्य पढ़ना चाहिए। हाँ, मंगल पांडे, चीतू पांडे, वीर कुंवर सिंह झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, मतलब एक वही नहीं ना भाई, आपको हर उस पूर्वजों के विषय में पढ़ना चाहिए था जो मैं ये बीच में नाम रखा ना, आदरणीय शंकर दयाल सिंह। कोई आदमी पढ़ेगा कि भाई एक आदमी जो अभी 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे, उन्होंने कई लघु कहानियां, कविता, कई लेख लिखा, पुस्तकों की रचना की, और साथ में सांसद भी थे 2-2 बार। मतलब लोकसभा का चुनाव जीतना, जब तक आपका जनमानस में आपका पैठ नहीं होगा, आपका संपर्क नहीं होगा, तब तक आप नहीं जीत सकते। तो आदरणीय शंकर दयाल सिंह जी के उस काबिलियत को तो मैं इतराता हूं कि भाई मैं उनको मिला हूं, उनका पांव छुआ, उनका आशीर्वाद लिया हूं। और एक चीज तो मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी अपना अपना संपर्क बताता, मैं क्यों बताऊं। शंकर दयाल सिंह जी भी परमार वंश के ही थे, जिस वंश का मैं हूं। तो वो एक मेरे पूर्वज थे, और मेरा हेडिंग है कि आप लौट चले अपने पूर्वजों के तरफ, अपने पूर्वजों के याद में जाएं। तो हमारे ही पूर्वज थे, हमारे ही कुनवे थे। वो बेशक बिहार के औरंगाबाद थे, मैं यूपी के बलिया का रहने वाला हूँ, क्योंकि थे तो परमार वंशी ही। तो हमारे ही अपने परमार वंश के एक अपने श्रेष्ठ को मैं सम्मान करता हूँ और इतराता हूँ
कि हमारे परिवार वंश में विक्रमादित्य के बाद भी कोई हुआ है। विक्रमादित्य तो बहुत पुरानी बात हो गई। शंकर दयाल सिंह जी पढ़े लिखे के श्रेणी में उसी नाम को रोशन कर रहे हैं जिसके लिए परमाणु की पहचान है। अब ओम प्रकाश परेशान मत हो जाना कि मैं परमार मर कर रहा हूं, तेरे लिए भी बोलूंगा, तुम कुछ बोलो तो सही। उत्कर्ष बुरा हाल से, हाँ भाई नमस्कार नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद, हाँ मुंशी प्रेमचंद ही क्यों, कई लोग हैं। मतलब ये 15 दिन का मौका है, पढ़ो और लिखो, ये टीवी और बीबी में ना बर्बाद हो, मेरा ये कहना है। मैं जिन लोगों को फोन करता हूं, जिनसे बात करता हूं, पहला बात यही कहता हूं कि क्या कर रहे हो, क्या करो, कुछ नहीं कर, मैं नीरस ये बोरियत फेंको, तेरे से बात करके मैं भी बोर हो रहा हूं, लिखो। बोला सर वो लिखने नहीं आता। मैं बोला पढ़ो, तो पढ़ने नहीं आता। मैं बोला तो टीवी में यूट्यूब पर पिक्चर पुरानी लगा, कोई पुरानी यूट्यूब पर लिख, मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में, सुभाष चंद्र बोस के विषय में, अंबेडकर जी के विषय में। अब अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं। अंबेडकर जिस वक्त भीम थे, भीम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनने की उस जर्नी को पढ़ो, समझ में आ जाएगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे। आप पढ़ो, आचार्य नरेंद्र देव के विषय में पढ़ो, मदन मोहन मालवीय के विषय में पढ़ो। जिस वक्त हमारे देश में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान कहना ही अपराध था, उस वक्त इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम से जानते हैं। पढ़ो कि कितना मेहनत किया, तब जाकर के आपको अपने पूर्वजों पर इतराने का मौका मिलेगा और आप कहेंगे कि मैं कितनी शानदार परंपरा का अगली कड़ी हूं और मैं यहां हूं और वो वहां थे। तब आपको अपने प्रति शर्म आएगी और आप फिर वहीं पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक जामवंत जी ने हनुमान को नहीं कहा था कि क्यों चुप बैठू बलवाना, तब तक हनुमान समुद्र नहीं लाने थे। वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे कि यार क्या करूं यार, ये तो बड़ा बहुत लंबा चौड़ा समुद्र, कैसे जाए। तो जामवंत आए और पवन पुत्र को बोले कि क्यों चुप बैठू बलवाना, काहे चुप बैठे हो, तुम लांग सकते हो भाई, तुमको पता नहीं है। तो उनको याद है, ओहो मैं तो लांग सकता हूं। तो वो जंप में लगा करके लंका में गए। तो कई लोगों को जामवंत की जरूरत है। मैं जामवंत नहीं हूं, लेकिन बता तो सकता हूं कि जामवंत याद कराए थे। तो आप अपने अंदर के जामवंत को जगाइए और अपने अंदर छुपे प्रतिभा को पहचानिए। आज एक टीवी पर समाचार देखा, मध्य प्रदेश के इंदौर में वो जो लेबरों के लिए शेल्टर बनाया गया है, उस शेल्टर में एक आदमी ने पूरी किताब लिख दी कविता का। बोला जी मैं मजदूरी करता था, बचपन में लिखने की आदत थी, लेकिन अब मजदूरी और मजबूरी में छूट गया था, लेकिन अब जब मौका मिला 10-15 दिन का, मैंने पूरी बुक लिख दी। टीवी वाले को जब उसमें बढ़िया लगा तभी, क्योंकि वो गरीब आदमी टीवी वाले को मैनेज करने की स्थिति में नहीं है कि उसको मैनेज किया होगा, लेकिन उसकी प्रतिभा टीवी को मैनेज की कि भाई आइए और हमारा समाचार चलाइए। राघवेंद्र लिखे लगे एब्सोल्युटली सर, थैंक्स टू सजेशन। हाँ यस, वेल डन ब्रदर, माय प्लेजर। हाँ गुड, इट्स माय प्लेजर, आई एम नो यू एंड यू नो मी। प्रेम नारायण द्विवेदी जी छात्रपाल लिख रहे हैं, अद्भुत साफ हुई, जय हो, तो आपका आशीर्वाद है, ये सब आप लोगों की वजह से संभव है, वरना मेरे में क्या। प्रेम नारायण द्विवेदी जी दोबारा लिख रहे हैं कि सनातनी परंपराओं को पूर्ण रूप में वैज्ञानिक है, जय सनातन परंपरा से ही विज्ञान बना है। अब थोड़ा 2 मिनट के लिए बता दूं कहां से है। लोग कोरी कल्पना कहते हैं, कई बार अब आजकल फेसबुक सोशल मीडिया पर आ रहा है, कोरी कल्पना है रामायण, 10 चीज कैसे हो सकता है। एक बेवकूफ ने बोला था कि सोना का आविष्कार फलाने में हुआ और रामायण फलाने टाइम का था। उन कुबुद्धियों को पूछो कि रामायण में ऐसी कोई चीज है जो विज्ञान में नहीं है। रामायण में एक प्रसंग है, आपको बता देता हूं कि काकभूषुंड जी सीता जी के पांव में चोट मार के चले गए। अब भगवान को लगा कि यार ये तो साला हमारे प्रिय पत्नी का चोट मार दिया, और उनको उसमें दम भी लगा, तो उन्होंने एक तीर मारा। अब काकभूषुंड तीनों त्रिलोक में जा रहे हैं और तीर उनके पीछे पीछे जा रहा है, तीर उनको भेद नहीं रहा है, लेकिन उनके बिल्कुल एक खास डिस्टेंस पर जा रहा है, जहां जहां जा रहे हैं। अब तीनों त्रिलोक हुए, बोला क्या करे भाई, तो बोले कि भैया ये भगवान राम का मारा हुआ तीर है, तुमको वहीं जाकर के शरणागत क्या तभी छोड़ेंगे। तो वो जाकर के उनके सिर जो मेरे से गुस्ताखी होगी, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मेरा अपराध क्षम्य तो नहीं है, लेकिन आप तो दयालु है, परम दयालु है, मेरा प्राणदान दीजिए। तो कहे चलो तूने अपराध तो बड़ा किया था, लेकिन चल तू शरणागत में आया है तो तेरे एक आंख फोड़ देता हूं। आपको पता है आज तो एक लक्ष्यभेदी मिसाइल चल रही है, वो टारगेट को खोज करके मारती है। क्या वो हमारे उस काकभूषुंड के पर वार किया हुआ भगवान राम का त्रिशूल को सोच करके नहीं विज्ञान आया? आज लोग कह रहे हैं कि जहाज का आविष्कार हुआ है फलाने टाइम में, फलाने टाइम में।
तो पुष्पक विमान का संरचना परिकल्पना रामायण में क्यों है? क्यों रावण पुष्पक विमान से, मतलब पुष्पक विमान मतलब जहाज, रावण जहाज लेकर के गया ना भाई। उस वक्त होता था ना कि ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रयोग मत कीजिए। आज वो सब बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग के लिए पूरी दुनिया कहती है ना कि भाई अणु बम का प्रयोग मत करिए, परमाणु बम का प्रयोग मत करिए। आपके पास है, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो क्यों कहा गया था ना कि भगवान राम आपके पास ब्रह्मास्त्र है लेकिन आप इसका प्रयोग मत कीजिए, इससे सृष्टि को नुकसान है। वो क्या सृष्टि? वही जो आज इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं बड़े बड़े अणु बम परमाणु बम, वही ना ब्रह्मास्त्र की श्रेणी में था। उसी को सोच करके तो ब्रह्मास्त्र बना होगा। मतलब रामायण में महाभारत में जो लिखा है उसी को पढ़ करके विज्ञान हुआ है। हमारा सनातन धर्म, बिल्कुल हमारे सनातन धर्म को पढ़ के ही रामायण बना हुआ है। उसमें आकाशवाणी का नहीं होता था, आजकल आकाशवाणी सुन रहे हैं। आकाशवाणी संजय महाभारत में देख रहे थे, क्या देख रहे थे? वही जिसके माध्यम से आप मेरे को देख रहे हैं। आज टीवी जो हम देख रहे हैं वो वही तो उसका माध्यम है। हाँ, रणधीर सिंह राणा, हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। मित्रों, आज का मेरा विषय था कि आप अपने रूट को पहचानिए। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री गमछी से मुंह पोंछ ढकने का सलाह देता है। आज हमारा देश का बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं कि बाहर से आइए तो जूता बाहर उतार दीजिए और खूब बढ़िया सा हाथ पांव धो के आइए, कोरोना वायरस मर जाएगा। हमारे बाप दादा बताए थे कि जब बाहर से आ रहे हो तो जूता बाहर निकालो, रसोई में जूता मत ले जाओ, शयन कक्ष में जूता मत ले जाओ और खूब बढ़िया से हाथ पांव धो तब जाकर के अंदर आ। ये हमारे पूर्वज बता चुके थे। अगर हम आधुनिकता की दौड़ में पड़ के अपने पूर्वजों के बताए हुए ज्ञान को छोड़े नहीं होते तो कोरोना हमको छू भी नहीं सकती थी। क्योंकि कोरोना अगर चाइना से एक आदमी लेकर आया तो उसे जो जो गले लगाया उसी को कोरोना फैलाए। अगर हम अपने संस्कृति में रहते, उसको दूर से प्रणाम बोलते तो कोरोना हमको छू भी नहीं सकता। कोरोना हमको प्रणाम बोल करके जा चुका होता। लेकिन चूंकि कोरोना हमको इसलिए ग्रसित किया क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के बताए रास्ते को छोड़ करके आधुनिकता के चक्कर में बहे हैं, तभी हम कोरोना से मर रहे हैं और मरेंगे। राघवेंद्र लिख रहे हैं कि लोग इसको धर्म का बना रहे हैं मौलाना। राघवेंद्र, मैं किसी के धर्म का मान अपमान करने के लिए नहीं सलाह देता हूँ। मैं अपने धर्म की बखान कर रहा हूँ। कोई हो अपने धर्म का बखान करे, मुझे उसके धर्म के प्रति आस्था है, सम्मान है। मैं उसके धर्म को रोक नहीं रहा हूँ, बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अपने धर्म और अपने पूर्वजों के बताए हुए बात को आप सामने रख रहा हूँ कि हमारे पूर्वज ये करते थे और लोग हमको हमारा मजाक उड़ाते थे। आज कोरोना में सब उसी चीज़ों को करने के लिए डॉक्टर बता रहे हैं, बड़े बड़े देश अपना रहे हैं। मतलब मेरे पूर्वज कितने महान थे, हम उनको वापस एक बार सलाम करते हैं और उनके बताए रास्तों पर खुद को चलने का प्रयास करेंगे और आप भी उस रास्ते पर चले, इस बात का अनुरोध करेंगे। मैं परम आदरणीय हमारे श्रद्धेय बाबा के पुत्र आदरणीय नीरज शेखर जी, उनको मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। बलिया के सर्वमान्य नेता हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में रहे हैं। बलिया की राजनीति आज की तारीख में बड़े भैया आपके इर्द गिर्द है। आप बलिया के पहचान है, आपके पिताजी तो पूरे देश के पहचान थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस हमारे एक और भैया, मैं अभी बता रहा था लोगों को कि मैं, आप इसको वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने बोला था कि आप श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को पढ़िए कि वो आदमी गांव में जिनके परिवार में कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की सोच में नहीं सकता था, उस परिवार का आदमी सीधे प्रधानमंत्री बना। वो एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, आप उसको पढ़िए। इस लॉकडाउन में आप अपने पूर्वजों को पढ़िए, जिसमें मैंने मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी के साथ साथ परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का भी नाम लिया कि आप उनको भी पढ़िए। और अब आप क्या पढ़ेंगे, आपके तो पिताजी थे, आपको तो उंगली पकड़ करके समझाया ही है उन्होंने। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में जो लोग हैं वो इधर उधर आलतू फालतू के जगह हमारे पूर्वजों के बात को पढ़ें, उनके यात्रा को पढ़ें, उनके योगदान को पढ़ें, तो मैं समझूंगा कि कोरोना हमको छू भी नहीं सकता। क्योंकि कोरोना की सारी इलाज हमारे अपने पूर्वजों ने पहले बता रखा था। चाहे वो यात्रा पर से आने के बाद हाथ पांव धोकर के अंदर आइए, अपना जूता बाहर उतारिए। ये मैं आपको बताऊं मित्रों, आदरणीय नीरज शेखर जी के घर में जूता अंदर नहीं जाता।
मैं बड़ी, हम लोग जब जाते थे ना कई बार, क्योंकि जब 3 नंबर में रहते थे तो वो दिखता नहीं था कि जूता कहाँ है, लेकिन जो अभी 3 नंबर में रह रहे हैं वो इनके घर से होते हुए ऑफिस में जाता है, तो इनके घर के बच्चों तक का भी उन्होंने इतना ट्रेनिंग दे रहा है, इनके घर के, इनके छोटे छोटे बच्चे हो, इनकी पत्नी हो, जूता बाहर ही रहता है। स्वयं नीरज जी भी अपना जूता बाहर निकालते हैं। मतलब नीरज जी अपने पुराने संस्कार को छोड़े नहीं है, चाहे इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली जैसे बड़े शहर के बड़े कॉलेज में हुई हो और देश के सबसे बड़े हस्ती के पुत्र रहे हो, देश विदेश में शिक्षा हासिल किया हो, लेकिन रूट को नहीं छोड़ा है। अब नीरज शेखर के घर कोरोना कैसे जाएगा, क्योंकि वो अपने पुराने रूट को छोड़े नहीं है। ये अब नीरज शेखर एक एग्जाम्पल है कि आदमी जो विदेशों में तक रहा पढ़ा है, दिल्ली के टॉप कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजियत को घर में नहीं घुसने दिया। मतलब पूरी भारतीयता को अभी भी जीवंत कर रखे हैं दिल्ली के लुटियन जोन में, जहां भारतीयता दम तोड़ देती है। नीरज शेखर जी ने वहां पर भारतीयता को जिंदा रखा है। नीरज भाई को सादर प्रणाम। इस बीच बिहार के एक बहुत आदरणीय नेता है हमारे संजय कुमार सिंह जी, मैं इनको प्रणाम बोलता हूं। संजय कुमार सिंह जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं चाहता हूं कि उनको पढ़ लूं। वीडियो लंबा होगा, मैं बंद करूंगा, लेकिन संजय जी का मार्गदर्शन मेरे लिए बड़ा यूजफुल होगा, मैं चाहता हूं कि पढ़ूं। संजय कुमार सिंह जी को पहले मैं नमस्कार बोल रहा हूं। आप लिख रहे हैं कि बिहार में 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी जी के शासन में क्या क्या नहीं हुआ पूरा देश जानता है, आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन 2005 से अब तक नीतीश काजी सरकार है। पंचायत चुनाव में आरक्षण, पंचायत चुनाव में आरक्षण, शिक्षक नियोजन में 50% महिलाओं का आरक्षण, देश में पहला राज्य जीविका परियोजना में 545 प्रखंडों में संचालित लगभग 1 करोड़ महिलाओं में 8 लाख का निर्माण कर महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण पेश किया है। हर जिला में महिला थाना का निर्माण, हर विभाग में बहाली कर बिहार का विकास किया है। राजनीति के निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्य, शराबबंदी, बाल विवाद, दहेज मुक्त करने के अभियान संचालित किया है। संपूर्ण बिहार में जल जीवन और हरियाली साथ सुनिश्चित योजना संचालित किया है जो दूसरे राज्यों में अपना रहे हैं, आदि आदि आदि। संजय जी, बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सादर प्रणाम कर रहा हूं। जो जो चीज आपने लिखा है वो एकदम सत्य है, आप गलत लिखे ही नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन संजय जी, वापस एक बार क्षमा मांगते हुए आपसे कहूंगा, लालू जी के शासन को तो मैं शासन मानता ही नहीं। एक बिहार का दुर्भाग्य है कि देखिए, लालू जी शासन में आए, ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं बिल्कुल बड़ा प्रसन्न हुआ। हालांकि सर्वैया रामचंद्र दास साहब का मुख्यमंत्री पद से हट जाना, चुन के नहीं आना, हमारे लिए बड़ा कुठारघात जैसा था। मैं सर्वैया रामचंद्र दास का भक्त कहिए, शिष्य कहिए, पुत्र कहिए, क्योंकि वो स्वयं भी कहते थे कि ये मेरे बेटे के समान है। तो अपने पिता का चुनाव न जीना एक पुत्र को कैसा लगा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लालू यादव गुदरी के लाल का मुख्यमंत्री बनना लोकतंत्र की खूबसूरती थी, लेकिन उनका राजनीति चलाना दुर्भाग्य था। उनके राजनीति को थू है, वैसा होना नहीं चाहिए था। जो जो कांड हुआ वो छुपा नहीं है। आप भी बिहार के हैं, आप तो बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार जी, जब भी कोई आपदा आती है ना, तो उनका सुशासन में ना सू रह जाता है ना शासन रह जाता है, उसका सुसु निकल जाता है। संजय जी, विनम्रता से मैं आपको कहूंगा, देखिए, लॉकडाउन में बिहार के बच्चे हैं, योगी जी ने प्लीड लिया और अपने बच्चों को बुला लिया। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा है कि योगी जी को बच्चों को बुलाना नहीं चाहिए था। उससे बढ़िया बात होता कि बच्चों को वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था कर देते, वो ज्यादा यूजफुल होता। लेकिन नीतीश कुमार ना तो बच्चों को बुलाने की बात कर रहे हैं, ना ही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे कॉलोनी में यूपी बिहार के ही लोगों से ये कॉलोनी बना है। 2-4-5% लोग और जगह के होंगे, नहीं तो ये पूरी कॉलोनी भोजपुरिया कॉलोनी है। छठ पटना के बांस घाट से बढ़िया यहाँ होता है जहां मैं रहता हूं। नीतीश कुमार को चाहिए था कि वो अपने यहाँ के कमेटी को बोलते कि मैं यहाँ से 20 ट्रक गेहूं, पैकेट, आटा, चावल, दाल भेज रहा हूं। तुम एक काम करो, केजरीवाल की जिम्मे छोड़ो। केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल तो सिर्फ बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तुम लोग इसको अपने अपने मोहल्ले में जाकर के बांटो। हमारा कोई भी बिहार का भाई भूखा नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए 20 ट्रक 50 ट्रक गेहूं खरीदना
कुछ भी नहीं है उनके सरकार में, सरप्लस गेहूं पड़ी हुई है, टैक्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना बड़ा राज्य बिहार, इतना टैक्स कलेक्शन वाला राज्य है, लेकिन नीतीश जी ने नहीं किया। जहां तक रहा है आपने शराबबंदी, अब शराबबंदी वाला बात मुझसे मत कहलाइए, मेरा पूरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं शराबबंदी पर नहीं कहना चाहता। आपसे भी दुआ करूंगा कि दोबारा शराबबंदी की बात ना करें। जहां तक रही दहेज की बात, तो उसको भी नहीं कहें कि कहां पर दहेज बंदी है। नीतीश कुमार के अपने पार्टी के, अपने पदाधिकारी के, अपने बच्चे के ब्याह में कितना रुपया दहेज लिए हैं, आप ना सुनवाए मेरे मुंह से तो अच्छा है। मैं भी आप ही लोगों के साथ रहने वाला आदमी हूँ, मेरी हैसियत आपके मुकाबले के नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी में पीछे लटकने के तो है। तो जब गाड़ियों में पीछे लटकूंगा तो देख लूंगा ना भाई उसमें दहेज के कितने सामान रखे हुए हैं, ये तो मेरा मौका ही है। तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी से ही बहुत बढ़िया को उम्मीद की जाती है। नकारों से कहाँ कोई उम्मीद किया है हमने, केजरीवाल से कहाँ कोई उम्मीद बांध रखा है। नीतीश कुमार का आलोचना मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, वो कर सकते थे और उनको करना चाहिए था। खैर, समय लंबा हो रहा है। संजय जी ने बहुत बढ़िया बात कहा है। इस बीच पवन सिंह ने लिखा है कि संजय जी क्या हुआ लालू जी के दौरान। पवन जी, ये मंच लालू जी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया कहने का नहीं है। इस टाइम अगर लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री होते तो मैं वही कहता कि लालू जी को, जो मैं बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, नीतीश लालू छोड़ दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए था बिहार वासियों के लिए। आज कितनी बड़ी मजाक उड़ाया गया हमारे बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। मुंबई बांद्रा स्टेशन पर बुला करके खिल्ली उड़ाई गई हमारी, और वहां का मुख्यमंत्री कहता है आए हो तो रहो, कहाँ जाओगे, हमरे हो। कितनी लानत मलानत की बात कर रहा है, शर्म से सिर झुक जाता है कि इस तरह की भी बात कह सकता है वहां का मुख्यमंत्री। सबसे बेहतर होता कि नीतीश कुमार आदमी बुलाते नहीं, लेकिन ट्रकों से राशन भर करके बॉम्बे पहुंचा देते। ट्रक, जब उनके एमएलए को गाड़ी 2500 किलोमीटर की परमिशन हो सकती थी, तो अनाज से भरा हुआ ट्रक जाने का भी परमिशन हो सकता था कलेक्टर के सिग्नेचर पर, चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर पर। मुंबई बांद्रा स्टेशन पर ट्रक में माल भिजवाते, और वहां की जो अपनी कमेटियां थी, नीतीश कुमार के राजनीतिक कमेटी या उनके अपने कोलाबरेशन वाली भारतीय जनता पार्टी की कमेटी, या जो भी होता या अपने और कोई करते हो, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन संभालना उनका काम है, कैसे संभालेंगे इसका ट्रेनिंग मैं थोड़ी दूंगा। तो वहां के लोगों को रसद पहुंचाते, कहते कि आप रोजी रोजगार के लिए आए हैं, आपका रोजगार अभी छीन गया है, कोई बात नहीं है, मैं आपका गार्जियन हूं, आपका मुख्यमंत्री हूं, आपका सेवक हूं, आपके राज्य की दायित्व मेरे जिम्मे है, तो राज्य के हर नागरिक का भी दायित्व मेरे जिम्मे है, मैं आपको राशन पहुंचा रहा हूं। लेकिन संजय भाई, नीतीश कुमार ये भी नहीं कर पाए, और उनके मंत्री तो पता ना, जब बयान ना दे तो ज्यादा अच्छा है, वो बयान दे करके सेल्फ गोल करते हैं। खैर, आज का मुद्दा यही था कि हमें अपने रूट को पहचानना चाहिए, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्गों को अपनाना चाहिए, तभी हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। जय श्री राम।